उसकी भी कभी कोई बात नहीं करता कि भाई उस इतने मुश्किल एग्जामिनेशन को हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे फेस करेंगे। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने वो सरकारी कुर्सी वाले सपने की तरफ या वो बैंकर बनने वाले सपने की तरफ पूरे ट्रू एफर्ट्स जरूर लगा रहे होंगे। बट गाइस, आई ऑल्सो नो दिस कि हम कितने भी एफर्ट्स लगा लें पर जब तक हमें राइट डायरेक्शन में गाइडेंस ना मिले वो सारे के सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। और गाइस, स्पेशली जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज जब भी हम यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं पे भी सर्च करते हैं, तो हमें मेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजीज तो भर भर के मिलती हैं। भाई इतने सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मेंस की स्ट्रैटेजीज अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, बट कोई भी गाइस वो छोटी छोटी बातों के बारे में कभी बात नहीं करता जो हमें एक्चुअली में मेंस में इश्यूज क्रिएट करती हैं। जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, भाई लगातार क्यों मैं बहुत कम स्कोर करता हूं मॉक टेस्ट में और मेरा परसेंटाइल भी बहुत खराब रहता है, या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की सही अप्रोच क्या है, सही टेक्निक क्या है, या इसी के साथ मैं क्यों हमेशा नर्वस फील करता हूं, या कभी भी मेरे अंदर वो नर्वसनेस कभी खत्म क्यों नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। और उसी के साथ जो मेंस का एग्जामिनेशन है, भाई वो मेंस का एग्जामिनेशन इतना मुश्किल ही होता है कि भाई हमारा सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। बट उसकी भी कभी कोई बात नहीं करता कि भाई उस इतने मुश्किल एग्जामिनेशन को हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे फेस करेंगे। अब गाइज, मैं आज आपके सामने ये सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं और मैं मेजरली आपसे आज वो बातें करूंगा जो कोई शायद आपसे नहीं करता, कि भाई मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन को आपको पिक करना है, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, आपको कैसे अपना स्ट्रेंथ पता करना है, अपना वीकनेस पता करना है, और सही टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको उठाना है, और इसी के साथ आपको फाइनली मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। ये सारी के सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव फॉरवर्ड और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी समझते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए दैट मॉक्स आर नॉट टू चेक वेदर यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन बट टू चेक वेदर यू कैन टेक स्मार्ट डिसीजंस इन दोज प्रेशर सिचुएशंस। मतलब मॉक टेस्ट ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल नहीं होते कि आप वो मॉक टेस्ट देने वाले सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो या नहीं। भाई चाहे आज आपका 40 परसेंटाइल आता है या 50 परसेंटाइल आता है, बट वो ज्यादा मैटर करता है कि आप वहां से कितनी तेज ग्रो करते हो और उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे खुद को काम रखते हो। बिकॉज गाइज, हमें भी पता है कि एग्जामिनेशन इतना मुश्किल आता है कि कई बार मुझसे बस एक क्वेश्चन होता है या दो क्वेश्चन ही बनते हैं, बट कैसे वो एक या दो क्वेश्चन एक सेक्शन में करने के बाद अगले सेक्शन में भी मैं कॉन्फिडेंटली जा सकूं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मेरा जैसे ही एक सेक्शन बिगड़ा, भाई जैसे ही मैं एक सेक्शन में एक या दो क्वेश्चन कर पाया, मेरा अगले सेक्शन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वहां मैं आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, हमेशा बस इस चीज को सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि मॉक टेस्ट आपका मेंटल स्टेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। भाई आपको गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है या आपको फेलियर फील करवाने के लिए नहीं है, वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए है कि भाई आप मेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और जिस दिन आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना हो, आप उल्टा और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो कि अगर मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भाई चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, उससे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, बिकॉज मेरी तैयारी अब टॉपर के लेवल की है। फाइन, अब चलते हैं भाई आगे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो सारे बच्चों को होता है कि हाउ टू चूज क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करें, बिकॉज अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कुछ बच्चों की, और मेंस के रिगार्डिंग ना आपको पूरी सारी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। भाई प्रीलिम्स में क्या होता है, भाई जैसे ही पहला क्वेश्चन आया हम क्वेश्चन को करने लग जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा हम एक सीक्वेंस में क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ये वाली स्ट्रैटेजी ना आप मेंस में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब मेंस में ये वाली स्ट्रैटेजी लागू नहीं होती। तो मेंस में कौन सी स्ट्रैटेजी लागू होती है, उस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है राउंड रॉबिन मेथड। अब ये क्या होता है, भाई इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 लेवल पे क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब एक सर्कल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। भाई जैसे ही आपका कोई भी सेक्शन ऑन होता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, जीके की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में आप कैसे करोगे, जैसे ही आपका सेक्शन ओपन होता है ना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो। भाई आपके अराउंड 2 से 3 मिनट जाएंगे इस प्रोसेस में, बट 1 से लेके 40-45 जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। और ये मैं आपको अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिससे मैंने हर मेंस का एग्जामिनेशन पहली बार में निकाला। इसमें मैं क्या करता था, मैंने सारे क्वेश्चंस को 3 लेवल में डिवाइड करता था। सबसे पहले इजी लेवल, उसके बाद इजी टू मॉडरेट, और उसके बाद तीसरा होता था डिफिकल्ट लेवल। अब इजी लेवल मतलब प्रीलिम्स का लेवल नहीं, इसका मतलब मेंस के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लूंगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी स्ट्रेंथ थी, तो वो मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता था कि ये क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा, तो वो रहते थे मेरे इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद जो मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते थे कि मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, बट फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि शायद मैं थोड़ा टाइम देके ना इन क्वेश्चंस को भी बना सकता हूं, वो रहते थे मेरी दूसरी कैटेगरी में, इजी टू मॉडरेट।
और तीसरी मेरी कैटेगरी रहती थी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की। ये ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही मुझे समझ आ गए या तो बहुत ज्यादा लेंथी है, भाई बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है, या ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे हमेशा से ही कभी पसंद नहीं रहा, मतलब मेरा वीक टॉपिक। वो सारी चीजें मैं रखता था अपने डिफिकल्ट सेक्शन में, मतलब मेरी कैटेगरी नंबर 3। फाइन, अब मैं क्वेश्चंस कैसे करता था भाई, जैसे ही मुझे स्टार्टिंग के 2-3 मिनट मैं जब सारे क्वेश्चंस को देख रहा होता था, जैसे ही मुझे इजी क्वेश्चन मिलता था मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना तो आपको उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे मैं सारे इजी इजी क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करता था पहली स्लॉट में, मतलब पहले राउंड रॉबिन के प्रोसेस में। तो सारे इजी क्वेश्चंस हो गए मेरे। इसके बाद जैसे ही मेरे सारे इजी क्वेश्चन होते थे मैं अगेन चालू करता था अपना राउंड रॉबिन प्रोसेस, और अगली बार मैं जाता था इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए, और फिर अगेन बस वही वाले क्वेश्चन मैं करूंगा जो मेरे मार्क फॉर रिव्यू हैं। मतलब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस में उलझूंगा नहीं, और ऐसे क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो मुझसे नहीं बनने वाले या जो मेरा कॉन्फिडेंस कम करेंगे उस एग्जामिनेशन में। फाइन, तो दूसरे राउंड में आप करेंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, और उसी के साथ जब आपके इजी क्वेश्चन और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसके बाद फाइनली थर्ड कैटेगरी के ही क्वेश्चन आपके साथ बचेंगे, वो होंगे डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन। उसको जितना भी टाइम आपका बचता है उसमें आप डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। अब गाइस ये एक टेक्निक है, इसको बोला जाता है राउंड रॉबिन मेथड। अगर ये टेक्निक आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब गाइस हो सकता है कि आप अगर आज से एक मॉक टेस्ट में राउंड रॉबिन मेथड लगाएं तो हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगे इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में हो सकता है 1-2-3 मॉक में आपको टाइम ज्यादा लगे। बट अगर आप राउंड रॉबिन मेथड की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं या अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं देन आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये भी उतनी ही मदद करेगा जितनी इसने मुझे मदद करी थी अपना मेंस एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए। फाइन, तो गाइज ये बात हो गई कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं गाइज कुछ टिप्स की जो मैं आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग देना चाहता हूं। सबसे पहला टिप तो ये है, ये बहुत कॉमन टिप है कि डोंट अटेम्प्ट मॉक ऑन द वेरी फर्स्ट डे। इसका मतलब क्या है गाइस, कई सारे मॉक टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट ना पर्टिकुलर डेट्स को ओपन करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल आज है वेडनेसडे, तो कई सारे मॉक होंगे जो कल थर्सडे को ओपन होंगे। तो आप क्या करो, ऐसा कोई भी मॉक ना स्टार्टिंग के डेज में बिल्कुल भी मत दो, बिकॉज स्टार्टिंग के डेज में बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने वो मॉक दिया होता है। बिकॉज फिर आप सही से अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आपका कंपटीशन के अगेंस्ट आप कहां खड़े हो और आपका एग्जैक्ट सिनेरियो में परसेंटाइल कितना बनेगा। फाइन, तो ये मेरा छोटा सा टिप है कि पहले दिन पे कभी भी मॉक टेस्ट ना दें। फाइन, और दूसरा मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, वो है ये कि स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, इसलिए लिख के भी दिया है मैंने, स्ट्रिक्टली एनालाइज मॉक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। भाई आपको अगले 24 घंटे में ही इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सुबह के टाइम मॉक टेस्ट देते हैं तो रात होने से पहले आपको उसको एनालाइज करना ही है। वैसे ही अगर आप शाम को मॉक टेस्ट देते हैं तो अगली शाम होने से पहले आपको उसको एनालाइज करना है, मतलब अगले 24 घंटे के अंदर आपको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना ही है। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है मैं उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करूंगा। फाइन गाइस, तो ये दो बहुत छोटे बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं ना तो इसको कॉपी पेन लेके जरूर नोट कर लेना, बिकॉज जब हम नोट डाउन करते हैं ना चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। फाइन, अब गाइस देखो, जब हमने मॉक टेस्ट दिया तो बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आता है, बिकॉज बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेंस के मॉक टेस्ट को लेके आता है ना वो ये कि सर किस तरीके से हम एनालाइज करें क्वेश्चंस को। बिकॉज भाई 40 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है एक सेट में, एक सेक्शन में, उसमें से किसी बच्चे से 7 बने, किसी से 10 बने, किसी से 15 बने। तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर वो 15 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें या जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। तो इसके बारे में ना बहुत स्पेशल मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं वो आपको बताता हूं। देखो गाइस, टोटल ना 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट में। पहले वो जो आपने बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट करे हैं, यू अटेम्प्टेड राइट। दूसरे वो जो आपने गलत अटेम्प्ट करे हैं, मतलब आपने अटेम्प्ट करा है बट आपसे रॉन्ग हो गए। फाइन। तीसरी कैटेगरी जो आपने स्किप करे हैं क्वेश्चन, यू स्किप्ड। और फोर्थ कैटेगरी है यू कुडंट इवन सी। भाई चौथी कैटेगरी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देख ही नहीं पाए। फाइन, ये 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन है। अब भाई आपका क्वेश्चन ये होगा कि एनालिसिस के टाइम हम सबसे पहले किस कैटेगरी के क्वेश्चन को उठाएं। मैं आपको उसका बताता हूं। गाइस सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस उठाने हैं वो है ये आखिरी कैटेगरी, यू कुडंट इवन सी, मतलब जिन क्वेश्चंस को आप देख भी नहीं पाए उस क्वेश्चन की कैटेगरी को आपको सबसे पहले उठाना है। इसका ना आपको एक रीजन देता हूं। गाइस वो कई बार ऐसा होगा कि जब भी आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने जाओगे ना, मतलब जिन क्वेश्चंस को आपने देखा ही नहीं होगा उसको देखने के बाद आपको कई बार समझ आएगा कि उसमें 4 या 5 कम से कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो हो सकता है कि अगर आप देख लेते तो राउंड रॉबिन मेथड के हिसाब से आप उसको इजी कैटेगरी में डालते, बट आप कहीं उलझ गए, कहीं फंस गए, इसकी वजह से आप 4-5 इजी क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए। तो अब हमें सबसे पहला एम क्या करना है मॉक टेस्ट को लेके। भाई सबसे पहला मेरा एम ये होना चाहिए कि ये वाली जो कैटेगरी है जिसको हम क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए,
ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट के हिसाब से मेरे कम होने चाहिए। मतलब अगर आज एक मॉक टेस्ट में मैं 10 क्वेश्चन नहीं देख पाया तो अगली बार आपको ये जरूर कोशिश करनी है कि ये वाला नंबर 10 से कम हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो चलेगा। फिर उसके अगले मॉक टेस्ट में और कोशिश करनी है कि उससे भी कम हो, और 3-4 मॉक टेस्ट में फिर इवेंचुअली आपको उस स्टेज पे पहुंचना है जहां पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको आपने देखा ही नहीं। गाइस ये बहुत बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर कि आपसे कोई भी और बात नहीं करेगा। बट गाइस ये वो मेरा बेसिक मिस्टेक थी जो मैं खुद एग्जामिनेशन में कर रहा था, और जैसे जैसे मैंने इसको इंप्रूव करा ना, मेरा स्कोर भी इंप्रूव होने लग गया, और इसी के साथ मुझे मॉक टेस्ट देने में ना कॉन्फिडेंस भी आने लग गया। और आपके साथ भी यही होगा जैसे जैसे आप ना देखने वाले क्वेश्चंस को कम करते जाओगे। इसका मतलब क्या है कि एनालिसिस के टाइम हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को कौन से अटेम्प्ट करना है जिसको हम देख भी नहीं पाए, मतलब मेरी कैटेगरी नंबर 4। फाइन, अब गाइस आगे चलते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर एग्जामिनेशन में हम एक्यूरेसी रेट की तरफ जाएं या अटेम्प्ट रेट की तरफ जाएं। मतलब हम क्वेश्चंस को ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व करें या ये कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। गाइस स्पेसिफिकली आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अगर मैं एक छोटी सी एडवाइस दे सकूं या एक सबसे बड़ी एडवाइस दे सकूं तो वो बस इतनी सी होगी कि ऑलवेज गो फॉर एक्यूरेसी रेट रादर देन अटेम्प्ट रेट। ये देखो यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट रेट को काट रखा है कि भाई आपको मेंस के लिए कभी भी एक्यूरेसी रेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गाइस अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो मैंने लाइव सेशंस में बार बार दिया है कि 2018 में जब एसबीआई पीओ का मेंस मैं देने गया था ना, तब क्वांट का पेपर इतना मुश्किल आया कि अगर जो बच्चा एक्यूरेसी रेट पे नहीं गया होगा और जिसने घबरा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करी होगी, भाई मैक्सिमम बच्चे नेगेटिव मार्किंग लेके आए थे उस एक फाइनल एग्जामिनेशन में एसबीआई पीओ के मेंस में। और पता है उस बार क्वांट में कितना कट ऑफ गया था? 2018 एसबीआई पीओ क्वांट का कट ऑफ गया था 0। इसका मतलब जिस बच्चे ने बस अपने ऊपर भरोसा रखा होगा और बस एक्यूरेसी रेट पे खेला होगा ना, वो बच्चा भी आज एसबीआई पीओ बन के बैठा है। फिर चाहे क्यों ना उसके 0 ही मार्क्स क्यों ना हो। समझ आ रही है ना आपको बात कि भाई मेंस के रिगार्डिंग आपको एक्यूरेसी रेट पर ही खेलना है, अटेम्प्ट रेट कभी नहीं बढ़ाना। फाइन, अब एक्यूरेसी के साथ आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे प्रीलिम्स वाली अप्रोच नहीं लगानी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे कट ऑफ हमेशा ही कम जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सेक्शंस है ना, सबका कट ऑफ आपका सिंगल डिजिट में ही रहेगा। भाई किसी सेक्शन का रहेगा 6, 7, 8, 9, बट मैक्सिमम सेक्शंस का आपका कट ऑफ यहाँ पे सिंगल डिजिट में ही रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। फाइन, अब बात करते हैं भाई तीनों कैटेगरीज की एक एक करके जिसको हमने छोड़ दिया, मतलब ऊपर वाली 3 कैटेगरीज, भाई जिस क्वेश्चन को हमने सही अटेम्प्ट करा, जिसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए या जिसको हमने छोड़ दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले जिन क्वेश्चंस को हमने सही से अटेम्प्ट करा। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन को सही से तो अटेम्प्ट कर लिया है, अब इसको एनालाइज करने की क्या जरूरत है। गाइस मैं आपको फिर यही बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज गाइस कई बार ऐसा होता है कि जब हम मेंस का मॉक टेस्ट आप लगाएंगे ना, तो हमें किसी क्वेश्चन में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट इवेंचुअली वो क्वेश्चन हमसे सही तो हो जाता है, बट हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने के बाद वो क्वेश्चन हमसे सही होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चन मुझसे राइट हुए हैं मैं जल्दी जल्दी सबका सोल्यूशन एनालाइज कर लूं। ऐसा करने से क्या होगा भाई, कई बार हो सकता है आपको राइट स्ट्रैटेजी मिले या कोई एक शॉर्टकट स्ट्रैटेजी मिल जाए उसे क्वेश्चन को करने की, जो हो सकता है आपने सही करा हो, बट इवेंचुअली उस एनालिसिस के बाद आपको समझ आए कि भाई इसको करने की तो ये भी टेक्निक थी, या ये भी तरीका था, या ये भी फॉर्मूला लग सकता था यहाँ पे, या ये भी शॉर्टकट लग सकता था यहाँ पे, बट हो सकता है कि वो टेक्निक अभी तक आपको पता ही ना हो। तो हमेशा जब भी एनालाइज करने बैठते हो तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन और उसके बाद देखोगे इस कैटेगरी के क्वेश्चन। दैट इज वो टाइप के क्वेश्चन जो आपने सही अटेम्प्ट करे हैं, फिर भी आपको उनको एनालाइज करना ही है। फाइन, अब बात करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की जो हमसे गलत हो गए। अब भाई गलत होने के ना 3 रीजंस होते हैं। भाई पहला रीजन ये कि हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई हो वहां पे, कि भाई जल्दबाजी में आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया हो, या गलत नंबर से डिवाइड कर दिया हो, या डेसिमल आगे पीछे कर दिया हो, मतलब अलग अलग सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो पहली चीज हो गई कि हो सकता है सिली मिस्टेक मुझसे हो गई हो। तो अगर सिली मिस्टेक हुई है तो आपको क्या करना है, वहां पे ना उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखो जहां पे भी आपकी सिली मिस्टेक हुई है, और उसको बार बार रिवाइज करो जिससे किसी भी और मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक रिपीट ना हो। फाइन, दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि हो सकता है आपको उसका कॉन्सेप्ट ही ना पता हो, मतलब आपसे वहां पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई हो। भाई हो सकता है मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया हो, या मुझे उस चीज का बेसिक ही ना पता हो। तो ये चीज आपको क्या मदद करेगी, भाई जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और फिर भी आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया और आपने वहां जाके आपको क्या लगा कि भाई मैंने तो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था,
या मुझे तो इस क्वेश्चन का सही से फॉर्मूला या फंडामेंटल्स नहीं पते थे, बट फिर भी मैंने चलो सोचा कि इसको अटेम्प्ट करके देख ही लेता हूं। गाइस मैं अपना अगर आपको एग्जांपल दूं तो मुझे ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टीएसडी कभी भी ये टॉपिक पसंद नहीं आया, बट स्टिल कई बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट में मुझसे इतने कम क्वेश्चन बन रहे होते थे क्वांट में कि मैं जल्दी से ना टीएसडी के क्वेश्चन को भी जानबूझ के अटेम्प्ट करता था कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएं, बट वहां पे फिर बार बार वो क्वेश्चन गलत होता था और फिर मुझे वहां क्या समझ आता था कि मेरी वहां कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं। और इससे मुझे ये समझ आया कि ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक में मुझे हमेशा यही कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट्स इस टॉपिक के ना करूं, बिकॉज जो टॉपिक मेरा ऑलरेडी वीक है उसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बहुत कम होते थे मेरे लिए। तो मैं जिसमें भी मुझे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक लगती थी ना, तो पहले तो मैं उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता था, बट स्टिल अगर मुझे समझ आया कि भाई मैं उसका कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकता, तो भाई मैं उस क्वेश्चन को हमेशा मॉक टेस्ट में और फाइनल एग्जामिनेशन में छोड़ देता था। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन मॉक टेस्ट में या मेन एग्जामिनेशन में मेरे सामने आता था तो मैं उसको इग्नोर करता था या स्किप कर देता था, पर कभी भी अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करता था। ये मेरा तरीका है। अब आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। फाइन। और थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं कि भाई आपकी अप्रोच ही गलत थी, भाई आप बिल्कुल गलत तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए। ये वाली जो चीज है ना, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा बार होगा और कई बार आपका क्रिटिकल रीजनिंग में भी होगा। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग में तो एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा बार होगा कि आप गलत अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। गाइस क्रिटिकल रीजनिंग एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, चाहे प्री चाहे मेंस पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत 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 कम देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं और आपको इसका पर्टिकुलर सही तरीके वाला सोर्स चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए किस पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करना है। फाइन गाइज, अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा है देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को जरूर जरूर शेयर करें और उसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो द अल्फा बैंकर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बिकॉज इस सेशन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि हम कितने इंपॉर्टेंट स्टफ की बात करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अपने चैनल पर रखते हैं। फाइन। तो भाई अब रॉन्ग अप्रोच में आप लोग क्या करोगे? भाई सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि भाई वहां पे एग्जामिनर ने नीचे जो सोल्यूशन हमें दिया है उसकी अप्रोच क्या है, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग में और डेटा इंटरप्रिटेशन में ना ये वाली गलतियां बार 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 करोगे। तो इसको सही करने का बस एक मात्र तरीका है आपके पास, वो है ये कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, बिकॉज जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे आपको उतनी ज्यादा गलतियां देखने को मिलेंगी और आपको ये समझ आएगा कितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में और मैं कितनी अलग अलग तरीके की गलती कर सकता हूं एग्जामिनेशन में। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपके ये रॉन्ग अप्रोच वाले क्वेश्चन ना उतने कम होने लग जाएंगे। फाइन। तो ये बात हो गई हमारे उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन मैं बार बार एग्जामिनेशन में गलत करता हूं और उसको मुझे किस तरीके से एनालाइज करना है। फाइन। अब आखिरी कैटेगरी की बात करते हैं, भाई वो वाले क्वेश्चन जिसको हमने स्किप करा है। भाई इसमें ना दो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। भाई पहला तो ये कि मुझे उसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। भाई अगर मुझे किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था और फिर मैंने अगर उस क्वेश्चन को स्किप करा है तो मैं आपको बोलूंगा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने उस प्रेशर सिचुएशन में भी दिमाग का काम लिया और गलत क्वेश्चन में फंसे नहीं या उलझाया नहीं खुद को। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता था और फिर क्वेश्चन को स्किप करा है देन क्लैप्स फॉर यू, बहुत बहुत अच्छी आपने टेक्निक फॉलो करी है। बट अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता था उस क्वेश्चन का और फिर भी मैंने उस क्वेश्चन को स्किप करा है, इसका मतलब क्या है? भाई इसमें दो बातें हो सकती हैं कि भाई पहला वो क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा मुश्किल था या वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। अब भाई अगर किसी क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट पता है बट वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया और फिर मैंने अगर वो क्वेश्चन स्किप करा है देन अगेन क्लैप्स फॉर यू कि आपने फिर वहां दिमाग लगाया और गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करा, बिकॉज एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट क्यों करना जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिफिकल्ट है। और अगर आप वो राउंड रॉबिन मेथड लगाओगे तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, हाई डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन, ये वैसे ही आपके थर्ड राउंड में चले जाएंगे। तो इसमें तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। तो अगर इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन को आपने स्किप करा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने लोअर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन का जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता था उसको अगर आपने स्किप करा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो। बिकॉज जैसे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में था कि मैं उस टॉपिक में कभी कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर पाता था, तो चाहे वो टॉपिक का क्वेश्चन इजी आए या मुश्किल आए, मुझे सारा कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, मैं हमेशा उस क्वेश्चन को ना स्किप ही करता था। तो इसका मतलब क्या है? भाई ये वाली कैटेगरी में ये वाले जो क्वेश्चन है ना, लोअर डिफिकल्टी जिसका मुझे कॉन्सेप्ट पता था फिर भी मैंने उस क्वेश्चन को स्किप करा,
ये आपको उस कैटेगरी के बारे में बताएंगे, उस सेक्शन के बारे में बताएंगे जो आपका वीक सेक्शन है, जिसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, हर बार जितनी भी बार एग्जामिनेशन में इस लेवल के क्वेश्चन आए, पर चाहे आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, बट आप अगर किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लगातार स्किप ही करते रहो। इससे आपके उस क्वेश्चन में गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। फाइन, तो गाइस ये थी मेरी पूरी वो स्ट्रैटेजी, पूरी वो टेक्निक कि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट में किस क्वेश्चन को उठाना है, किस क्वेश्चन को नहीं उठाना है, किस टेक्निक को फॉलो करना है, राउंड रॉबिन मेथड क्या होता है, उसको कैसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और फाइनली किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। सो गाइज, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। गाइज, आप जितना ज्यादा इस सेशन को लाइक करेंगे ना, उतना ज्यादा यूट्यूब पे ये सेशन ऊपर रैंक करेगा, और जितना ज्यादा इस सेशन ऊपर रैंक करेगा हम उतने ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और द अल्फा बैंकर की रीच उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ गाइज बस मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये किसी और की मदद कर सकता है, तो आप लोग जहां पर भी एक्टिव हो, भाई चाहे वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई टेलीग्राम चैनल हो, गाइज आप लोग जहां पर भी एक्टिव हो, या आपको कोई फ्रेंड हो जो बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, हर जगह इस सेशन को जरूर जरूर शेयर करें। और उसी के साथ अगर आप द अल्फा बैंकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि द अल्फा बैंकर पे हम लोग कितने इंपॉर्टेंट कंटेंट को ही रखते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।